कि स्टूडेंट्स पर ऐसा अत्याचार करके आप लोगों को क्या मिल रहा है। ये स्टूडेंट्स अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी वोट बैंक के लिए नहीं लड़ रहे। जितनी भी डिमांड्स है हम उन पूरी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। और हम देवेंद्र महतो को खुद झारखंड के जो इस आंदोलन के नेता है, हम चाहते कि ये पूरा आंदोलन वही संभाले, वही चलाए और उनके चेहरे पर ही चले। हमारी टीम वहाँ पर लगातार काम कर रही है। कल देवेंद्र महतो जी को संसद में जब वो जा रहे थे तब हमारी टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। तो उनको मजबूत करना हमारा काम है सर। वहां जाकर अपना चेहरा चमकाना हमारा काम नहीं, उनको मजबूत करना हमारा काम। चाहे किसी की भी राज्य सरकार हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जहां स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा, जहां स्टूडेंट्स आंदोलन करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। कल झारखंड में जो भी हुआ वो बहुत ही खराब था। जैसा जंतर मंतर पर हमने 20 तारीख को देखा था, कुछ वैसा ही नज़ारा झारखंड में कल देखा गया, जहां पर स्टूडेंट्स के ऊपर टीयर गैस बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करती है तब लाठीचार्ज या टीयर गैस क्यों नहीं यूज़ किया जाता है। ये टीयर गैस और लाठीचार्ज हमेशा जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर ही क्यों किया जा रहा है। देवेंद्र महतो जी से भी कल मेरी बात हुई, जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे, और उन्होंने मुझे बताया कि वो 9 दिन से अनशन पर थे, उसके बाद भी पुलिस वालों ने उन पर लाठियां चलाई है और उन्हें मारा गया है, पीटा गया है और वो हॉस्पिटल में है। और उनकी अभी जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी चिंताजनक है। तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए सारी सरकारों को, चाहे जंतर मंतर हो या झारखंड हो, देश में जितनी भी सरकारें उन सभी को सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स पर ऐसा अत्याचार करके आप लोगों को क्या मिल रहा है। ये स्टूडेंट्स अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी वोट बैंक के लिए नहीं लड़ रहे। तो उनके ऊपर इस तरह का लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए, इस तरह की ब्रूटैलिटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक वीडियो भी आया है जिसमें आप समर्थन देते हुए दिख रहे हैं, आपकी क्या बातचीत हुई? देवेंद्र महतो जी से मेरी वही बातचीत हुई। मैंने पहले तो समझने को कोशिश की उनकी अभी सेहत कैसी है, क्योंकि जो मुझे पता चला था, मेरी टीम वहाँ पर लगातार बनी हुई। कल रात भी हमारी टीम वहाँ पर पूरी रात उनके साथ हॉस्पिटल में थी और सुबह भी मेरी बात हुई कि अभी उनकी सेहत कैसी है। तो हमने तो वही पूछा कि आप लोगों को जो भी मदद चाहिए वो हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ है। जितनी भी डिमांड्स है हम उन पूरी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। और हम देवेंद्र महतो को खुद झारखंड के जो इस आंदोलन के नेता है, हम चाहते कि ये पूरा आंदोलन वही संभाले, वही चलाए और उनके चेहरे पर ही चले, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है 9 दिनों का अनशन करके। तो उनके लिए जो भी करना पड़े हम पूरी तरह करेंगे। उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। समाज के काफी स्तर से सवाल हो रहा है कि अभिषेक दीक्षित और उनकी टीम रांची कब जाएंगी, झारखंड कब जाने वाली? टीम तो जा चुकी है, हमारी टीम वहां पर है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इस मूवमेंट के जो लीडर है वो देवेंद्र महतो है, जो 9 दिनों से अनशन पर है। लेकिन आप कब जाएंगे, ये सवाल काफी उठ रहा है। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। हमारी टीम वहां पर जा चुकी है, हमारे लोग वहां पर लगातार काम कर रहे हैं उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। अभी हम नहीं चाहते कि देवेंद्र महतो से फोकस हटे, हमारा पूरा समर्थन है। इम्पोर्टेंट क्या है, क्या हम उस लड़ाई में उनका साथ दे रहे या नहीं दे रहे, हम वो पूरी तरह दे रहे हैं। मैं लगातार टच में हूँ झारखंड में जो स्टूडेंट्स है उनसे। हमारी टीम वहां पर लगातार काम कर रही है। कल देवेंद्र महतो जी को संसद में जब वो जा रहे थे तब हमारी टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। तो उनको मजबूत करना हमारा काम है सर। वहां जाकर अपना चेहरा चमकाना हमारा काम नहीं, उनको मजबूत करना हमारा काम है। उमर खालिद की कल एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है बैकवर्ड कम्युनिटीज, आदिवासी हिस्ट्रीज द पॉलिटिक्स ऑफ पावर। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या आप पढ़ने वाले हैं बुक? मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि अगर आदिवासियों की बात हो रही है, फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज की बात हो रही है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की बात हो रही है, तो मुझे लगता है तो हम सभी को उसके बारे में पढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है आदिवासी कम्युनिटीज के बारे में आप क्या कहना? नहीं, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इतने 80 सालों के बाद भी, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि 80 सालों के बाद भी हमारे जो गाँव के स्कूल है या हमारे जो गाँव है वो आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। और उसमें अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा अन्याय किन लोगों के साथ हुआ है? आदिवासी लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि उनके जो जंगल होता है, जमीन होती है, वो छीनी जाती है। उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए उनसे जंगल जमीन को आप लोग उनसे छीन लेते हो, लेकिन बदले में उन्हें क्या देते हो? तो आदिवासियों का अधिकार कहीं ना कहीं मारा जा रहा है और उनके बच्चों को कहीं ना कहीं हम लोग एक सिक्योर्ड फ्यूचर देने में फेल हो चुके हैं एज अ सोसाइटी। और हम कहीं ना कहीं उनको अपने जो एक मॉडर्न इंडिया है
उसमें भी हम उनको जगह नहीं दे पाए अभी तक। तो हमें लगता है कि उनको इंक्लूड करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, ना कि उनको अलग रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी उनको अलग रखा जाता है। 15 अगस्त के लिए आपने एक वीडियो जारी किया है जिसमें सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत पर आपने बात की, एजुकेशन सिस्टम पे आपने सवाल उठाए, क्या कहेंगे आप इसको? जी, जैसे कि मैंने कहा कि देश को 80 साल होने को आ रहे हैं आज़ाद हुए, लेकिन 80 साल बाद भी इस देश में जो सरकारी स्कूल है, खास करके ग्रामीण इलाकों में, वो सरकारी स्कूल आज भी ऐसे जैसे पता नहीं वो 50-60 साल पुराने हो। कहीं से भी उन पर कोई काम नहीं किया गया है, और काम करना तो छोड़िए, बंद करने पर उतालू हो चुकी है सरकार। मतलब 94,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए है पूरे देश में पिछले 10 साल में। और दूसरी तरफ डिमोनेटाइजेशन के बाद हेडक्वार्टर पर हेडक्वार्टर खोले गए हर जिले में, उससे मन नहीं भरा तो नया पार्लियामेंट बना दिया, उससे मन नहीं भरा तो नया पीएम हाउस बना दिया। लेकिन जो गांव में बच्चे हैं किसान और मजदूरों के लिए, उनके लिए ऐसे स्कूल क्यों नहीं बना पाए जिस एक्साइटमेंट से आपने पार्लियामेंट, पीएम हाउस, हेडक्वार्टर्स बना दिए? क्या जो गांव में जो बच्चे रहते हैं, जो किसान और मजदूरों के बच्चे हैं, क्या आप उनको इस देश का भविष्य नहीं मानते? क्या आपको नहीं लगता कि उनको भी इस देश में वही सारी चीजें मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो इन सभी राजनेताओं के बच्चों को मिलती है? तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के भविष्य के लिए और खास करके ग्रामीण हिस्सों के विकास के लिए हम चाहते हैं कि हम 15 अगस्त के बाद जो फोकस है पूरे समाज का, वो हमारे ग्रामीण इलाकों पर रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ग्रामीण इलाकों का विकास नहीं होता तब तक हमारा देश विकसित नहीं बन सकता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया लिव्स इन विलेज। आप 15 अगस्त को हिंगोली भी जाने वाले हैं? जी जी, मैं खुद अपने गांव जाऊंगा। वहां पर मैं अपने गांव के सरपंच से और अपने जितने भी गांव वाले हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि प्लीज हम सब साथ में मिलकर जो गांव का सरकारी स्कूल है उसे ठीक करते हैं, ताकि गांव में जो बच्चे हैं उन्हें भी वही फैसिलिटीज मिले जो एक सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को मिलती है। कल तमिलनाडु से कुछ लोग आए थे जो आपसे मिले थे, स्टूडेंट थे कोयम्बटूर से और चेन्नई से, वहाँ पे भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें आपने उनसे बात की, क्या लगता है आप जाने वाले किस तरीके? जी, उसका भी हमारा चल रहा है कि, लेकिन मेरी जो वहाँ पर लोग हैं उनसे बात हुई, वो जंतर मंतर पर भी आए थे। तो मणिरत्नम जी जो है, उनकी खुद की बहन ने सुसाइड करी थी नीट के कारण, तो वो जंतर मंतर भी आए थे। और मुझे जैसे ही कल पता चला कि वो तमिलनाडु में भी आंदोलन कर रहे हैं, तो कल मैंने उनसे भी बात की और मैंने कहा कि आपकी पूरी तरह हम साथ हैं, और हमारी जो तमिलनाडु की टीम है वो वहाँ पर पूरा टाइम रहेगी उनके साथ, और आगे आने पर हम भी जाएंगे वहाँ पर। तो जो भी आंदोलन हो रहे स्टूडेंट्स की, चाहे सरकार किसी की भी हो, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, चाहे किसी की भी राज्य सरकार हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जहाँ स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा, जहाँ स्टूडेंट्स आंदोलन करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। परसिमन बिल आने वाला है और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को उस हिसाब से लोगों की आशंका है कि उससे खतरा होने वाला है परसिमन बिल पास होने पर, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि जो 2024 में मेजोरिटी के नीचे सीटें आई है, उसके बाद जानबूझकर कुछ ऐसे चीज़ें की जा रही है कि किस तरह मेजोरिटी सिक्योर कर सके, तो उस पर तो मैं अभी यही कहूँगा।